एजुकेशन फ्लेम में आप सबका स्वागत है। पार्ट 1 में हमने आरटीई के कुछ क्रिटिक्स करते हुए कुछ पॉइंट कंसीडर किए थे। उसी वीडियो को कंटिन्यू करते हुए उसके हम आगे के पॉइंट आज हम करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जो ये आरटीई एक्ट है, इसका जो सेक्शन 12 है वो कहता है कि जितने भी प्राइवेट अनएडेड स्कूल हैं, ऐसे स्कूल जिन्हें गवर्नमेंट की तरफ से कोई भी सहायता नहीं मिलती है, तो वो अनएडेड स्कूल होते हैं। तो जो प्राइवेट अनएडेड स्कूल होते हैं उन्हें वो बाउंड हैं 25% सीट अनप्रिविलेज स्टूडेंट के लिए रिज़र्व करने के लिए। मतलब कि जो गैर सहायता प्राप्त स्कूल हैं उनमें जो 25% सीट है टोटल सीट की, वो अनप्रिविलेज स्टूडेंट यानी जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन है या फिर लोअर इनकम जो ग्रुप है उनके बच्चों के लिए रिज़र्व की जाएगी। तो जो इस एक्ट है इसकी वजह से प्रॉब्लम क्या होती है कि जैसा कि हम जानते हैं कि हर पेरेंट्स का सपना है कि वो अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल में ही पढ़ाएं, क्योंकि वहाँ की फैसिलिटीज़ अच्छी हैं, वहाँ की टीचर अच्छी हैं और दूसरा मीडियम ऑफ लैंग्वेज इंग्लिश। तो इसकी वजह से एक ट्रेंड है बहुत ज़्यादा प्रचलित हो जाता है, एक ट्रेंड बहुत ज़्यादा चलने लगता है। चलता क्या है कि जो पेरेंट्स हैं वो अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे जो हैं वो गवर्नमेंट स्कूल से प्राइवेट स्कूल की ओर शिफ्ट हो रहे हैं। इस वजह से जो गवर्नमेंट स्कूल से जो प्राइवेट स्कूल में बच्चे जा रहे हैं, ये ट्रेंड बढ़ता जा रहा है इस एक्ट की वजह से। और इसका सबसे बड़ा रीज़न यही है कि वहाँ की क्वालिटीज़ अच्छी हैं, टीचर्स अच्छे हैं, फैसिलिटीज़ सारी बहुत अच्छी हैं। तो इस वजह से जो पेरेंट्स हैं और इस सेक्शन की वजह से उनको एक प्रॉफिट मिल रहा है और सारे पेरेंट्स अपने बच्चों को इसी 25% जो रिज़र्व कैटेगरी है इसकी वजह से वो अपने बच्चों को गवर्नमेंट स्कूल की बजाय प्राइवेट स्कूल में पढ़ाने में ज़्यादा सफल हैं। उसके बाद फ्री एजुकेशन, निःशुल्क शिक्षा। तो जो ये आरटीई है इसने ना कुछ एसएमसी बनाई है स्कूल में, स्कूल मैनेजमेंट कमेटी। उसका काम क्या है कि जो स्कूल है उसके आसपास जितने भी जो एरिया है उसमें जितने भी 6 to 14 एज के बच्चे हैं, उस कमेटी का एम है कि उन सभी बच्चों को स्कूल में लाए, उनको मोटिवेट करे ताकि वो अपनी बेसिक एजुकेशन, अपनी जो प्राइमरी एजुकेशन है वो पा सकें। लेकिन प्रॉब्लम अभी भी वही है कि हम कमेटी में पेरेंट्स आ जाते हैं, वो सोसाइटी में रहते हैं, इसी वजह से उनको ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है कि उन्हें टीचर्स और उन लोगों से ज़्यादा पता होता है, क्योंकि वो लोग उसी लेवल पे काम करते हैं, है ना। तो इस वजह से प्रॉब्लम क्या हो जाती है कि जैसे क्या वो लोग भी देखते हैं कि कितने बच्चे हैं जो सड़कों पे सामान बेचते मिलते हैं, होटल पे काम करते हुए, चाय की दुकान पे, ठेले पे, कहीं ना कहीं छोटे बच्चे जो हैं ये 6 से 14 एज के काम करते मिल जाते हैं। लेकिन स्कूल मैनेजमेंट कमेटी के बावजूद भी उन बच्चों को एजुकेशन नहीं मिल पा रही है। तो जो निःशुल्क शिक्षा है इसका जो लाभ है वो सभी बच्चों को नहीं मिल पा रहा है। दूसरी बात कि जो ये बच्चे हैं 6 से 14 एज, जब ये स्कूल जाएंगे तभी इनको इस फ्री एजुकेशन का बेनिफिट होगा। स्कूल के बाहर इनको कोई भी बेनिफिट नहीं है, क्योंकि जैसा हम जानते हैं कि जो हमारा इंडिया है उसकी आधी से ज़्यादा जो जनसंख्या है वो बिलो पॉवर्टी लाइन के नीचे है। तो इस वजह से उनकी मजबूरी होती है कभी कभी बच्चों की कि वो स्कूल नहीं जा पाते, उन्हें कमाना होता है क्योंकि पेट भरना होता है। तो इसी वजह से जो ये एसएमसी हैं और जो हमारी जो गवर्नमेंट है उन्हें चाहिए कि वो बच्चों को मोटिवेट करें। सिर्फ स्कूल में ही फ्री एजुकेशन दिलाने का कोई फ़ायदा नहीं है, हमें ग्राउंड लेवल पे हमें स्कूल के बाहर भी बच्चों को फ्री एजुकेशन दिलाना पड़ेगा। तो जो आरटीई है इस चीज़ में ये पीछे हट जाता है। उसके बाद इसका जो इम्प्लीमेंटेशन है आरटीई का, इम्प्लीमेंटेशन में काफ़ी बैरियर्स हैं। पहला बैरियर तो यही है कि हमारे पास ह्यूमन और मटेरियल रिसोर्सेज की स्कार्सिटी है, हमारे पास अच्छी फैसिलिटीज़ नहीं है अभी भी। मतलब कि हम भी जानते हैं कि जो गवर्नमेंट स्कूल हैं उनमें वैकेंसी कितनी लेट आती हैं, 1.5 साल 2 साल लग जाते हैं वैकेंसी आने के बाद भी उनको फिल करने में, पेपर वगैरह सारा पेपर वर्क करने में। उसके बाद जितने भी मटेरियल रिसोर्सेज हैं, जैसे वॉशरूम नहीं है, पानी की फैसिलिटी नहीं है, इलेक्ट्रिसिटी नहीं है। एक ही रूम में हम गवर्नमेंट स्कूल की स्थिति इतनी बेकार है कि एक ही स्कूल में 80 बच्चे एक क्लास में बैठते हैं, एक हॉल में। एक जगह एक 4th क्लास चल रही है तो दूसरी जगह 5th क्लास चल रही है। तो इस तरह से तो टीचर के लिए और स्टूडेंट दोनों के लिए ही कितना मुश्किल होता है क्लास लेना। उसके बाद दूसरा है कि ये जो हमारे जो बच्चे हैं, 30 लाख से ज़्यादा बच्चे हैं, इनका जो भविष्य है वो इन राजनीतिक पार्टियों के बीच जूझ रहा है। तो इसका मतलब एक्सप्लेन कैसे करेंगे, जैसे जो स्टेट गवर्नमेंट है वो चाहती है कि हमारा जितना भी एक्सपेंडिचर है वो सेंट्रल गवर्नमेंट हैंडल करे।
वहीं जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो चाहती है कि स्टेट गवर्नमेंट अपने सारे एक्सपेंडिचर का एटलीस्ट 35 करे। तो इस तरह से स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों के बीच बस वो उसको बोलता है, ये इसको बोलता है, ऐसे करते हुए हमारे पास 30 लाख से ज़्यादा जो हमारे बच्चे हैं उनका भविष्य इन्हीं दोनों के बीच जूझता रहता है, जूझता रहता है। तो इसकी वजह से ये बैरियर्स हैं इम्प्लीमेंटेशन के आरटी के। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा एज ग्रुप्स इन्वॉल्व इन आरटी। तो जैसे हम जानते हैं कि 6 से 14 एज ग्रुप इन्वॉल्व किया गया है, लेकिन इसका प्रॉब्लम क्या है कि जैसे बच्चा है अगर वो 14 एज का है और क्लास 8 में उसने डायरेक्ट एडमिशन ले लिया, उससे पहले उसे सिर्फ नॉर्मल पढ़ना लिखना आता था, उसके बेसिस पे उसे डायरेक्ट क्लास 8 में एडमिशन दे दिया। लेकिन जो बच्चा पहले ही केजी से 8th में आया है और जो बच्चा अभी डायरेक्ट 8 में एडमिशन ले रहा है, उनके बीच काफ़ी डिफरेंस होगा। उस डिफरेंस को फिल करने के लिए आरटी कोई भी ब्रिज कोर्स की फैसिलिटी नहीं देता। उसके बाद क्योंकि उन दोनों की जो नॉलेज है उनमें डिफरेंस होगा, नॉलेज इन द सेंस मतलब एग्ज़ामिनेशन नॉलेज, क्योंकि नॉलेज तो सबके पास होती है, अगर स्कूल नहीं गया होगा तो उसके पास उसके सोसाइटी की नॉलेज होगी, लेकिन फिर भी इम्पैक्ट पड़ता है कि कोई बच्चा है जो वो चलना सीख रहा है और कोई बच्चा है जो चलना आता है, तो उन दोनों की जो एबिलिटी है, उनकी जो स्किल्स है, उनमें डिफरेंस होगा ही होगा। तो इसी वजह से ये जो ऐसे ही एज ग्रुप जो किसी भी क्लास में एडमिशन लेने का ये जो एक्ट है, इसकी वजह से इस जो एज ग्रुप इन्वॉल्व किए गए हैं, इसकी वजह से जो बच्चे हैं उन क्लास में डिस्क्रिमिनेशन क्लास में जो डिस्क्रिमिनेशन है उसको बढ़ावा देता है, और जो बच्चे हैं उनके जो स्किल्स हैं उसमें डिफरेंसेस क्रिएट करता है, क्योंकि दोनों सेम लेवल पे नहीं होंगे तो उनकी स्किल्स और एबिलिटी में भी डिफरेंस होगा। और दूसरी बात, जो बच्चा है अभी उसने एडमिशन लिया तो उसको पहले वाले बच्चों के बराबर आने में थोड़ा टाइम लगेगा। उस टाइम को देने के लिए क्योंकि जानते ही हैं कि हमारे स्कूल्स की कैसी हालत है, तो इस वजह से ना टीचर ना पेरेंट्स उन पर इतना ध्यान नहीं दे पाते, और फिर वो बच्चे हैं वो बहुत ज़्यादा पिछड़ जाते हैं, और फिर वही क्लास में डिस्क्रिमिनेशन, अच्छे बच्चे बुरे बच्चे, फिर से वही ग्रुप बन जाता है पेरेंट्स और टीचर के लिए। उसके बाद क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, तो इसको प्रूव करने के लिए मैं 2 फैक्ट लूँगी। पहला है कि एनुअल स्टेट ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट 2018, तो इसमें कहा गया है कि जो गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज स्कूल हैं उसमें सिर्फ 50% ही बच्चे हैं जो क्लास 5th के 50% बच्चे ही क्लास 6 का जो डिस्क्राइब सिलेबस है उसको पढ़ सकते हैं, उसको समझ सकते हैं। हम खुद देख रहे हैं कि मतलब क्लास 5th के बच्चे क्लास 2nd का, वो भी सिर्फ 50%, आधे बच्चे, मतलब वो अपनी क्लास का तो फिर कुछ भी नहीं पढ़ पाते होंगे। तो हम यहाँ पे समझ सकते हैं कि हमारी क्वालिटी ऑफ एजुकेशन कितनी बुरी है। उसके बाद DISE की रिपोर्ट 2016-17, DISE डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन सेक्टर फॉर एजुकेशन, वो कहता है कि जितनी भी टीचर्स हैं उसका जो 18% है वो आरटी का जो एलिजिबिलिटी स्टैंडर्ड है उसको मीट नहीं करता। जो आरटी ने कुछ स्टैंडर्ड फिक्स किए हैं टीचर्स के लिए उसको फॉलो ही नहीं करता 18% टीचर का। पहले ही हमारे स्कूल में टीचर्स कम है, और जितनी है उनमें भी अगर 18% उस स्टैंडर्ड को ही फॉलो नहीं करता तो क्या ही हमारे बच्चों को क्वालिटी ऑफ एजुकेशन दे पाएंगे। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि हमारे जो स्कूल है उसमें क्वालिटी ऑफ एजुकेशन की क्या दशा है। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें। ऐसी और वीडियोस के लिए मेरे चैनल से जुड़े रहें। ऐसी और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि नेक्स्ट वीडियो देखना आपको मिले, आप ना भूलें। और शेयर करना ज़रूर भूलें ताकि हमारी जो फैमिली, हमारा जो चैनल है वो और ग्रो करे। और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि कमेंट करने में हमें पता चलता है कि क्या सजेशन देंगे तो पता चलेगा कि मुझे और क्या इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।